नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई निरंतर करने से ही सफलता मिलेगी। अ, ताकि आप जब अगली दीपावली मनाओ, तो आपके जीवन में ढेर खुशियाँ लेके आए। अगर आप निरंतर पढ़ाई करते रहोगे, तो आपका सिलेबस फटाफट कंप्लीट हो जाएगा और आप रिवीजन भी अच्छे से कर पाओगे। तो आप पढ़ाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, आप पढ़ाई करते रहना निरंतर। कल हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता की अपन 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें पिछली क्लास में हमने देखा था उसका विस्तार। विस्तार में हमने देखा था कि आर्य-अनार्य संघर्ष हुआ था और उसके बाद में हमने देखा था कि आर्य जीत गए थे और फिर देखा आर्य-आर्य संघर्ष हुआ, जिसमें दशरथ युद्ध देखा था अपन ने। उसके बाद में युद्ध की घटनाएँ, परिणाम और आर्यों का विस्तार देख लिया था और उसकी जो महत्वपूर्ण नदियाँ थी, वो भी हमने देख ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल का विभाजन। अपनी ये क्लास रहेगी वैदिक काल के विभाजन को लेकर। तो अब शुरू करते हैं इससे आगे का वैदिक काल का विभाजन। वैदिक काल के विभाजन के प्रमुख कारण साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों से जुड़े हैं। जो वैदिक काल का विभाजन था, उसके प्रमुख कारण थे साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक। ऐसे कुछ कारण थे जिनसे ये विभाजन जुड़ा हुआ था। यह विभाजन मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसका विभाजन 2 काल में हुआ था, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, जिसके निम्न कारण थे विभाजन के निम्न कारण कौन से थे? पहला था साहित्यिक कारण, दूसरा सामाजिक बदलाव, आर्थिक जो विकास था, ये प्रमुख कारण थे इसके वैदिक काल के विभाजन के। तो हम देखते हैं इसका विभाजन। ये साहित्यिक विकास ये ऋग्वेद की रचना के बाद जब अन्य वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की रचना हुई, जिससे काल का विभाजन हुआ। यानी कि ऋग्वेद की रचना तो पहले हो चुकी थी, उसके बाद में कई अन्य 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, आरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई, जिससे काल का विभाजन माना गया। सामाजिक बदलाव। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अधिक जटिल और वंशानुगत हो गई थी। जैसे-जैसे ऋग्वैदिक काल की बजाय जैसे-जैसे हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं, तो उसमें जो वर्ण व्यवस्था है, वो बहुत जटिल और वंशानुगत हो गई थी, जबकि ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय पर आधारित थी। जो वर्ण व्यवस्था थी, जो ऋग्वेद में तो व्यवसाय पर आधारित थी, यानी कि जो जैसा कर्म करेगा, उसके आधार पर व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था बटी हुई थी। और जब हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं, तो वो वंशानुगत हो गई थी और अधिक जटिल रूप ले लिया था उसने उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था अधिक जटिल हो गई थी, जिससे कि काल का विभाजन माना गया। आर्थिक विकास। उत्तर वैदिक काल में कृषि का विस्तार हुआ और लोहे की खोज हुई। कब हुई थी लोहे की खोज? उत्तर वैदिक काल में हुई थी, 1000 ईसा पूर्व में। अंतरजी खेड़ा यूपी में इसका लोहे की खोज हुई थी। लोहे की खोज कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा में। कब हुई थी? 1000 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 1000 ईसा पूर्व में। तो उत्तर वैदिक काल में कृषि का विस्तार हुआ और लोहे की खोज हुई। लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ा। लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ा, कृषिगत भूमि और उत्पादन बढ़ा, मुद्रा प्रणाली का विस्तार, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि, जिसने केंद्रीकृत राज्यों के उदय में मदद की। तो ये आर्थिक विकास के ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल के विभाजन का कारण बना। उसके बाद में आ जाएगा राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास में उत्तर वैदिक काल में नए राज्यों का उदय हुआ और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, जबकि ऋग्वैदिक काल में शासन जन आधारित व कबीलाई संगठनों पर निर्भर था। ऋग्वेद में तो कैसा था शासन व्यवस्था? जन आधारित थी, जो कबीलाई संगठन थे उस पर निर्भर थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में नए नए राज्यों का उदय हुआ और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। तो ये राजनीतिक विकास भी ऋग्वेद और उत्तर वेद के विभाजन का कारण बना। इस प्रकार से वैदिक काल कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। पहला हो गया पूर्व वैदिक काल, यानी कि ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। कब तक था? ये ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। और उत्तर वैदिक काल कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। जो उत्तर वैदिक काल था, वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ये उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। 1000 ईसा पूर्व में ही अंतरजी खेड़ा यूपी से लोहे की खोज हुई थी।
पूर्व वैदिक काल पढ़ेंगे अब हम। उत्तर वैदिक काल, जो पूर्व वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल, ये हम पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। ये 1500 से 1000 बीसी यानी कि ईसा पूर्व तक था। कब था ये? 1500 से लेकर 1500 जो ईसा पूर्व है वहां से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल आता है। तो ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, पहला टॉपिक आ जाएगा इसका, राजनीतिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था या राज्य का स्त्रीकरण कैसे हुआ था, वो हम देखने वाले हैं। तो ऋग्वैदिक काल का राज्य का स्त्रीकरण या राजनीतिक व्यवस्था, इसमें जो इकाइयाँ थी प्रशासन की, वो हम देखेंगे। प्रशासन की इकाइयाँ यानी कि कई इकाइयों में बटा हुआ था प्रशासन, कुल में, ग्राम में, विश्व में और जन में, ये ऐसी जो इकाइयाँ थी, इसमें राज्य का स्त्रीकरण था यानी कि राज्य बटा हुआ था। तो सबसे पहली सबसे छोटी इकाई आएगी कुल। यह सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी। जो राज्य का प्रशासन था उसमें जो राजनीतिक इकाई थी सबसे छोटी कुल थी। कुल में कई परिवार होते थे यानी कि कई परिवार से मिलकर क्या बनता था, एक कुल बन जाता था। मुख्य अधिकारी इसका होता था कुलप। कुलप इसका मुख्य अधिकारी था। किसका? कुल का। कुल का मुख्य अधिकारी कौन था? कुलप। ऋग्वेद में कुल का एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कुल का कितनी बार उल्लेख हुआ है? सिर्फ एक बार उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद से कुल का। अब आ जाएगी दूसरी इसकी इकाई, ग्राम। दूसरी इकाई कौन सी आ जाएगी? ग्राम। ऋग्वेद में ग्राम का 13 बार उल्लेख मिलता है। जो गांव है उसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख है? 13 बार उल्लेख मिलता है। ग्राम का जो प्रधान होता है वो ग्रामणी होता है। ऋग्वेद में ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि एक गांव को। जो ऋग्वेद में ग्राम है वो सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि एक गांव को। गांव को ग्रामणी सैनिक नागरिक दोनों प्रकार के कार्य करता था। जो ग्रामणी था गांव का, जो मुखिया था, वो सैनिक और नागरिक दोनों प्रकार के कार्य करता था। ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? विष बनाते थे। जो ग्राम होते थे वो कई ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? विष का निर्माण करते थे। तो इसकी तीसरी इकाई क्या आ जाएगी? विष आ जाएगी। विष अनेक ग्रामों का समूह जिसका प्रधान विषपति होता था। कौन होता था इसका प्रधान? विष का विषपति होता था। विष मिलकर क्या बनते थे? बनाते थे। विष मिलकर क्या बनाते थे? जन बनाते थे। विष शब्द का 170 बार ऋग्वेद में उल्लेख है। कितनी बार उल्लेख है विष का? विष का 170 बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। उत्तराधिकार का चयन होता था तब विष का महत्वपूर्ण योगदान होता था। जब उत्तराधिकारी का चयन होता था तब विष का महत्वपूर्ण योगदान होता था। देखिए दोस्तों, आप बेफिक्र होकर पढ़ते रहना, क्योंकि जो मैं ये कंटेंट पढ़ा रही हूँ ऐसा आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा। जैसा मेरे को देखो ऐसे इतना अच्छे से तो वो नहीं आता, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह बता देती हूँ कि ये जो मैं कंटेंट दे रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसमें से सभी क्वेश्चन मिलेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना कि इससे आपको कुछ बाहर मिले। आप पिछले सालों के क्वेश्चन जब लगाओगे तो आप देखोगे कि ये बहुत अच्छा जो मैं दे रही हूँ कंटेंट बहुत ही अच्छा है ये। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो और आप क्वेश्चन लगा के खुद चेक करके देखना कि आपको ये इससे बाहर आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं। जन अनेक विषयों का जो समूह था और जिसका मुखिया जनपति या राजा कहलाता था। जन कौन था? अनेक विषयों का समूह, उसको बोलते थे जन, जिसका मुखिया कौन था? जनपति या राजा कहलाता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 275 बार, जो कि सर्वाधिक, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं है। जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं मिलता। राज्य के स्त्रीकरण में सर्वोच्च इकाई थी जन। राज्य का जो स्त्रीकरण हुआ उसमें सर्वोच्च इकाई कौन थी? जन। सबसे पहली सबसे छोटी इकाई थी कुल, उसके बाद में आती है ग्राम और उसके बाद विष और फिर जन आती है। कुल का मुख्य अधिकारी क्या होता था? कुलप होता था और ऋग्वेद में कुल का एक बार उल्लेख मिलता है। ग्राम का ऋग्वेद में 13 बार उल्लेख मिलता है और ग्राम मिलकर क्या बनाते थे? विष बनाते थे और ग्रामीणी इसका मुख्य अधिकारी होता था। और विष का कितनी बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में? 170 बार उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में। और विष मिलकर क्या बनाते थे? जन बनाते थे। तो अब ये राज्य के स्त्रीकरण में सर्वोच्च इकाई थी कौन सी? जन। जन राज्य के स्त्रीकरण में सर्वोच्च इकाई थी। ऋग्वेद में
राजा एवं पृथ्वी शब्द का उल्लेख एक बार हुआ है। ऋग्वेद में जो राजा और पृथ्वी शब्द है उसका उल्लेख भी एक बार ही हुआ है। इंद्र शब्द का 250 बार उल्लेख मिलता है। इंद्र शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है? हमें 250 बार उल्लेख मिलता है। आरंभ में जनता द्वारा राजा को चुना जाता था, किंतु बाद में यह पद आनुवांशिक हो गया। इसका प्रमाण हमें ऋग्वेद देता है, क्योंकि ऋग्वेद हमें वंशावलियों की जानकारी देता है। ऋग्वेद क्या देता है? हमें वंशावलियों की जानकारी। आरंभ में जनता द्वारा राजा को चुना जाता था, किंतु बाद में यह पद कैसा हो गया था? आनुवांशिक हो गया था। इसका प्रमाण हमें ऋग्वेद देता है, क्योंकि ऋग्वेद हमें वंशावलियों की जानकारी देता है। देखिए दोस्तों, ये कंटेंट उन बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो कि ऑनलाइन कोचिंग नहीं करते, या फिर ऑफलाइन भी नहीं करते, या ऑनलाइन भी नहीं करते, वो नहीं खरीद पाते कोर्स। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा भरोसा करके पढ़ लें आराम से। बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि ये कंटेंट अच्छा नहीं है। बहुत ही बढ़िया, आपको ऐसा शायद ही कहीं मिले, तो आप देख लेना एक बार अच्छे से। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था, किंतु राजा को असीमित अधिकार नहीं थे। राजा को असीमित अधिकार नहीं थे, क्योंकि वो भी बंदिश में था, समिति द्वारा चुना जाता था, तो उसके ऊपर समिति का कंट्रोल था। राजा का समिति द्वारा चुना जाता था, ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि राजा किसके द्वारा चुना जाता था? समिति के द्वारा। राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त हमें ऋग्वेद व ऐत्रेय ब्राह्मण से मिलते हैं। राजा का जो निर्वाचन संबंधी सूक्त है वो हमें ऐत्रेय और ऋग्वेद से मिलते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और ऋग्वेद से राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त मिलते हैं। राजा को कबीले का संरक्षक यानी कि गोपाजनस्य कहा गया। पूरा भेता यानी कि नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया। राजा के लिए गोप शब्द का भी प्रयोग हुआ है। राजा को क्या क्या कहा गया? कबीले का संरक्षक यानी कि गोपाजनस्य, पुरा भेता यानी नगरों पर विजय पाने वाला, और राजा को राजन्य कहा गया। गोप शब्द का प्रयोग भी इसके लिए हुआ है, राजा के लिए। ऋग्वेद में राजा कबीलाई मुखिया होता था। वह किसी भी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी शासक नहीं था। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी शासक नहीं था, क्योंकि वो एक कबीलाई प्रमुख होता था। इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, बल्कि युद्ध का स्वामी था। जैसे अपन ऐसे मान ले कि इतनी भूमि हमारी, इतनी भूमि जो होती थी उसको लेकर विवाद नहीं था उस टाइम में। वो एक कबीले यानी कि जो युद्ध होता था, युद्ध करते थे, तो उसका स्वामी उसको बना देते थे। तो राजा किसका? भूमि का स्वामी ना होकर क्या होता था? युद्ध का स्वामी होता था। उसके संरक्षण में युद्ध लड़ा जाता था। समिति को राजा को नियुक्त करने व पद से हटाने का भी अधिकार था। जो समिति होती थी उसको राजा को नियुक्त करने और पद से हटाने का भी अधिकार होता था। आर्यव्रत। आर्यव्रत किसको बोलते हैं? हिमालय से विंध्य पर्वत तक, पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक के संपूर्ण भाग को आर्यव्रत कहा जाता था। ये आर्यव्रत शब्द का ऋग्वेद में बार बार यूज होएगा। तो आर्यव्रत किसको बोला जाता था? हिमालय से विंध्य पर्वत तक, जो हिमालय होता था उसमें हिमालय से विंध्य पर्वत तक, पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक, जो ये पूर्वी समुद्र है यहाँ से लेके पश्चिमी समुद्र तक, और हिमालय से लेके विंध्य तक के भाग को क्या बोलते थे? आर्यव्रत बोलते थे। ऋग्वेद में हिमालय और उसकी चोटी मुजवंत का वर्णन है। ऋग्वेद में किसका वर्णन है? हिमालय और उसकी चोटी मुजवंत का वर्णन है। मुजवंत सोमरस के लिए प्रसिद्ध थी। मुजवंत किसके लिए प्रसिद्ध थी? सोमरस के लिए प्रसिद्ध थी। इसमें ऋग्वेद में सोमरस का भी जिक्र है, और ये जो ये रस यूज करते थे वो सोमरस ही था। ये कहाँ पे थी? मुजवंत पर्वत पर थी। तो ये मुजवंत जो चोटी थी वो कहाँ की थी? हिमालय की। तो इसका वर्णन भी ऋग्वेद में हमें मिलता है। तो आज हम इतना ही करेंगे दोस्तों, और कल इससे आगे का देखेंगे, जिसमें राज्य का प्रशासन, जिसमें पुरोहित, सेनानी, रत्निन और वाज्रपति, स्पस और उपस्थि ऐसे जो राजा पर नियंत्रण रखती थी, जो संस्थाएं, विधाता, विदथ और अन्य इसके कार्य, सभा, ये सब हम कल की क्लास में देखेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। तो अगर आपको मेरी क्लासेज पसंद आ रही हैं दोस्तों, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे मुझे भी थोड़ा ऐसे अच्छा लगे कि हाँ, कोई अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो मेरा भी मन और करे अच्छी तरह से पढ़ाने का। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको अच्छा लगा कंटेंट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।